देखिए क्या क्वेश्चन है, मैनेज करिए दिमाग को और आंसर करिए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें पहले कौन सा यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बनी। अभी सबको स्लाइड विजिबल है भाई? एक बार बताना, आपको स्लाइड विजिबल है? सभी को स्लाइड दिखाई दे रही है कि नहीं? यस और नो एक बार आंसर करें प्लीज। सब क्वेश्चन पढ़ने में लगे हैं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आंसर करें। क्या सबको स्लाइड शो हो रही है? हाँ हो रही है। नीलेश जी सबको शो हो रही है। ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई। सेकंड ऑप्शन है बी सी ई डी ए। और थर्ड ऑप्शन है सी डी बी ए ई। और फोर्थ ऑप्शन है डी ई बी सी ए। आपको बताना है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन डी ई बी सी ए। डी ई बी सी ए, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, यानी आपने रिवीजन तो किया है बढ़िया से। तो करेक्ट इसका लास्ट ऑप्शन है। और आपको मैं यस बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1857 में। पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1882 में। ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान, लेटर मूव टू चंडीगढ़ इंडिया। ठीक है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1887 में। पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1917 में। और एस एन डी टी वुमेंस यूनिवर्सिटी 1916 में। ये याद रखना, और बहुत अच्छी बात है कि आपको याद था, और ये रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए हमने पेपर वन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स विद पीवाईक्यूज हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिविजनरी कोर्स रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको इधर कुछ स्कॉलर दिए हुए हैं, यानी कि विद्वान दिए हैं, फिर उनका आपको एरिया बताया है कि कौन सा क्षेत्र से वो संबंधित कर है। इधर कुछ स्कॉलर के नाम दिए हैं, आपको ये बताना है कौन से स्कॉलर किस से रिलेट करते हैं, या कौन से क्षेत्र से, कौन से एरिया से, किस में काम किया है इन्होंने। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फटाफट चूज कीजिए आंसर क्या होना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर 4 होगा। ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं। ए का 4 यानी कि आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो बात बेसिकली क्या बात करेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में? हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। और हम कणाद जी के बारे में बात करेंगे तो परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। और सुकरात जी की सॉरी सुश्रुत जी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्या, बेसिकली शल्य चिकित्सा के बारे में। और नागार्जुन जी के बारे में बात करेंगे तो एल्केमी के बारे में। आपको आपको ये बताना है एल्केमी क्या होता है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये क्या कौन सा एरिया है, आपको समझ में आया क्या? ये देखना, ठीक है? देखोगे पक्का? अरे बोलो, देखोगे क्या? बोलते रहो। वेरी नाइस, आप ठीक आंसर कर रहे हैं, खुश हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, बताना है इनके बारे में आपकी क्या राय है। दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में क्या राय है? पहला है जो हेनसांग विजिटेड इंडिया एंड बिकम स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताना है आपको क्या है। सेकंड कह रहा है कि हेनसांग विजिटेड इंडिया एंड बिकम ए स्टूडेंट ऑफ योग शास्त्र, ये आपको बताना है इनमें दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में। बताइए।
क्या हुआ, क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा, आपने रिवाइज नहीं किया है, इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। बिल्कुल। जो हैंसांग है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे? बताना 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 बताना, कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? तक्षशिला के थे क्या? बताना। नहीं, नालंदा के थे। तो इसलिए ये कट गया स्टेटमेंट, है ना। और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो योग शास्त्र के बेसिकली विद्यार्थी बने, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, हैंसांग एंड इत्सिंग स्टडीड इन नालंदा यूनिवर्सिटी व्हिच वाज कॉल्ड नाला एट दैट टाइम। और हैंसांग himself became a student of Nalanda to study Yoga Shastra. He has mentioned that Chancellor of Nalanda, Shilbhadra, was the highest living authority in yoga. याद रखना, उस टाइम जो शीलभद्र जी थे, चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वह हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा, योगा में सबसे बड़े हायर अथॉरिटी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्कीम्स में हम बात करते हैं ये। समझिए, सुनिए और याद करिए कि कहाँ पड़ा है ये। वेरी गुड संत कुमार जी, इसका राइट आंसर है दीक्षा। दिस इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दिस इज दीक्षा, नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म है ना दीक्षा का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसका आएगा दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये आपने रिवाइज नहीं किया क्या? आगे है, ये क्वेश्चन करिए, देखते हैं आपको कुछ आइडिया है क्या। Sri Dhanya Katak University attained a celebrity status during the period of Shez Nagarjuna, Shez Sankracharya, Shez Ramanuj, Shez प्रभाकर। किसके, यानी कि जो श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय है वो किसके काल में प्रसिद्धि दर्जा प्राप्त किया? किनके काल में ये यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध रही? आपसे ये पूछा है, तो बताइए किन के काल में ये यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध रही? वेरी नाइस, आपको तो निकिता मैम वेरी नाइस। सुप्रीता दास जी, नागार्जुना के, आपको पता है, वेरी नाइस। ऋषि नागार्जुन, ठीक है, ऋषि नागार्जुन, इनके काल में ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी रही, है ना, प्रसिद्धि का दर्जा प्राप्त किया। और यहाँ लिख भी दिया है श्री धन्या का टेक यूनिवर्सिटी, इसको और भी नाम है इसका, यूनिवर्सिटी को नागार्जुन यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं, याद रखना। वो जे रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग, किसके लिए रिनाउंड था ये? ब्राह्मणिक और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ड्यूरिंग नागार्जुन टाइम, यानी कि ब्राह्मणवादी और बौद्ध दोनों परंपराओं के लिए एक ये प्रसिद्ध केंद्र था। नागार्जुना, ए प्रोमिनेंट फिगर इन महायान बुद्धिज्म, contributed significantly to the university's reputation, है ना। He was associated with the university and his philosophical idea shaped the institution's scholarly environment. याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूजीसी रिकमेंडेशंस ऑन क्वालिटी इंश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन पर यूजीसी की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या क्या बातें की है, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, सोच समझ के। ये आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। करिए राइट आंसर।
करिए करिए। सुब्रता मंडल, हर क्वेश्चन में आप तुक्का मारते हो और जल्दी करते हो। सुब्रता जी, हर क्वेश्चन में तुक्का मत मारा करो, थोड़ा सोचा करो। चलो, क्या होगा राइट आंसर भाई? वेरी गुड निकिता मैम। इसका राइट आंसर थर्ड है, सी डी और ई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, रिवीजन किया आपने तो फर्क पड़ा ना। सोच समझ के आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं तब सभी लोग। सोचो, कह रहे यूजीसी ने क्वालिटी एश्योरेंस, और इसने ये कभी नहीं कहा है। ये एलिमिनेट कर सकते थे एक, डिसमिनेटिंग अनअवेलेबल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, अव्यवहारिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खत्म करना, क्रिएटिंग ए पैरेलल, ये भी कभी बात नहीं की, है ना, कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए समानांतर मान्यता एजेंसी बनाना, ऐसा कभी ये नहीं। बेसिकली ये है सी डी और ई। वेरी गुड, है ना। अडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सूटेबल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन सिस्टम, यानी कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, नवाचार और रचनात्मक के माध्यम से गुणवत्ता बनाए रखना, और उपयुक्त मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली की स्थापना। वेरी नाइस। आप लोगों ने सबने रिवीजन नहीं किया ना? बिल्कुल, आप ऐसे बहुत कम बच्चे अभी आंसर्स को ठीक कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू राइट करें आंसर को ना, ट्राई करें ऐसा कि बिल्कुल सोच समझ के आंसर करें। द इम्पोर्टेंट फॉल आउट ऑफ यूनिवर्सिटी रिफॉर्म under whose leadership was the first official announcement of the future education policy of the government of India to reduce the tension created among the educated Indian by process of his university reforms। विश्वविद्यालयों सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, जिन नेतृत्व में उनके विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया द्वारा शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की पहली आधिकारिक घोषणा थी। कहा थी, किसने, किसके टाइम में थी, बताना। याद करो, याद करो, याद करो, किसके टाइम पे थी? ये बहुत हमने बात की है। वेरी गुड संत कुमार जी, दिट इज करजन। कौन है? करजन के टाइम। ये बात मैंने बहुत डिटेल में की थी थ्योरी में। करजन, ठीक है। वुड तो वुड डिस्पैच अलग बात थी भाई, हंटर कमीशन अलग, डलहौजी। ये जो बात की थी करजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, बताओ चलो। हंटर कमीशन वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, हंटर आयोग किसके मस्तिष्क की उपज थी, बताओ। हंटर आयोग किसकी मस्तिष्क की उपज थी? हंटर आयोग आया था ना, वो किसने, कौन लेके आया था, यानी कि कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल, बताओ। करजन, रिपन, या फिर ऑकलैंड, या फिर डफरिन, कौन था? बताइए। हंटर कमीशन किसके टाइम आया? कोई आंसर करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, रिपन के टाइम आया हंटर कमीशन। वेरी नाइस। किसके टाइम है? सुब्रता जी, वेरी गुड। ऑप्शन टू, रिपन के टाइम। ठीक है ना, यहाँ लिख भी दिया है। ये आपने, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल रिवाइज नहीं किया मुझे लग रहा है। द हंटर कमीशन वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड रिपन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ही अपॉइंटेड द कमीशन इन 1882, यानी कि हंटर कमीशन कब आया? 1882 में। इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। और क्यों आया ये? टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म, यानी हंटर कमीशन क्यों आया? ब्रिटिश भारत में शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने और सुधार के लिए, सिफारिश के लिए इस आयोग ने इसकी नियुक्ति की थी। और इस टाइम जो इसका चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वो हंटर थे, चेयरपर्सन। इसी के नाम पे वो कमीशन रखा गया, हंटर, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे। ठीक है, आईसीएस के, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो पॉलिटिकल साइंस का है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। इस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी भी राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है ये?
इसमें ना थोड़ा सा ये यूजीसी की लिस्ट में मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर अगर ये वो बेसिकली एक अगर इस तरह से क्वेश्चन आए ना कि कौन से आर्टिकल के तहत अपने इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, कौन से ओपन कर सकते हैं, वो तो आर्टिकल 30 है कि कौन से के तहत है ना माइनॉरिटीज ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल 15 ही आना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह की, और तब हम बात करते हैं ना कि किसी भी कोई भी बेसिकली किसी भी आधार पे है ना रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 15 होना चाहिए। फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रहा हूँ इसकी लैंग्वेज पढ़ना और इसको आराम से समझना ये क्या है। क्या है रे, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। यानी किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी भी राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में है ना धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। नहीं, 21 तो अलग है, 21 तो प्राण और देह की स्वतंत्रता है, उसको तो हम मान ही नहीं रहे, ठीक है ना। बेसिकली इसका आर्टिकल नंबर 15 ही आना चाहिए। लेकिन आपके यूजीसी में बेसिकली जो आंसर दिया हुआ है ना, यूजीसी के आंसर की में उन्होंने आर्टिकल 30 दिया हुआ है। आर्टिकल 30 तो बेसिकली तब आना चाहिए जब माइनॉरिटीज को इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, जैसे मदरसा वगैरह ये है, तो वो आर्टिकल 30 में आ सकता आता है ना। माइनॉरिटी का राइट आता है ये, तो वो आएगा। तो अब वो समझ के उन्होंने आंसर कर दिया, लेकिन इसका आंसर आर्टिकल नंबर 15 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दोनों चीज़ बता दी है, इसको एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लें। आप इसको डालोगे तो आ जाएगा सीधा गूगल में ही, लेकिन कि ये भेदभाव नहीं करना वाला आर्टिकल 15 भी आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू को मैच करना है। जो घटिका और ब्रह्मपुरी है वो किस लिए हैं, अगरहर किस लिए हैं या किस से रिलेट करता है, और बसादी किस से रिलेट करते हैं, विहार किस से रिलेट करता है। ये हम शुरुआत में पढ़ते हैं जब एंशियंट की बात करते हैं, तब इन शब्दों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो वो बताइए, आप इसको मैच करिए, बड़े आराम से मैच हो सकता है, करिए मैच। वेरी गुड, मैं कहने वाला था नीलेश जी का अब आंसर आया है एक क्वेश्चन में। क्या बात नीलेश जी, ये राइट आंसर थर्ड है इसका, वेरी नाइस, है ना। जो घटिका और ब्रह्मपुरी हैं वो बेसिकली क्या है, शिक्षा के छोटे धार्मिक केंद्र को बोलते थे इंडिया, जो एंशियंट में स्मॉल रिलीजियस सेंटर ऑफ लर्निंग। और जो अग्रहारा है बेसिकली वो क्या है, वो ब्राह्मण्स के लिए जो हम बात करते हैं ना गांव के बाहर, और आपको अगर याद है तो, ठीक है। और जो बसादी हैं वो बेसिकली बसादी हैं रिलेटेड करते हैं जैन से, ठीक है। और विहार है वो किससे रिलेटेड है, विहार आपको पता है बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलूं भाई, चलूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अब ये मैच करना है। आपको करेक्ट जो मैच है उनको पिक करना है। मैं पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, है ना। आपको बताना है कि ये जो लिखे हुए हैं ए बी सी डी, इसमें करेक्ट मैचेस कौन कौन से हैं, जो जो काम है उसी के साथ मैच किया हुआ है या जो जिससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन इसमें है बी सी और डी, याद सुन लेना ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि बी सी डी, सेकंड ऑप्शन है ए सी और ई, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, और फोर्थ ऑप्शन है बी सी और ई। आपको ये बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। बताओ भाई।
आप लोग ने जो देखो ए का सिलेक्ट कर रहा है वो तो बिल्कुल ही मतलब जो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। राइट आंसर इसका फोर्थ है बी सी और ई। क्या कर रहे हो भाई, इसकी फुल फॉर्म से ही आ जाता। राइट ऑप्शन कौन सा इसका बी सी ई है ना। क्या है बी सी और ई। बेसिकली आपको पता है ये एआईसीटी को टीचर एजुकेशन से थोड़ी मिलाओगे, कैसे मिला दिया आपने, है ना। ये ए हो ही नहीं सकता, वो तो टेक्निकल का है ना। तो ये तो तीन और दो तो वैसे ही कट जाते। बचा था कंफ्यूजन फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में। और ये बेसिकली आईसीएसएसआर है, इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे हम। ये सोशल साइंस रिसर्च के लिए है, ठीक है। और जो एनएमसी का फुल फॉर्म पढ़ेंगे मेडिकल एजुकेशन का ही है। और एनसीई जो बेसिकली आपको पता है एनसीटीई है, वो किसके लिए है। यहाँ यहाँ आपने क्या है, ये फुल फॉर्म क्या है इसका, क्या फुल फॉर्म है एनसीटीई की, याद है क्या। टीचर का है, लेकिन यहाँ टेक्निकल लगा रखा है तो ये नहीं आएगा, याद करो। ठीक है, आरसीआई वो स्पेशल एजुकेशन के लिए है। ये हम बात करूंगा मैं, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। राइट आंसर बी सी और ई है। चलो, बेसिकली एआईसीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एआईसीटी में आता ना टेक्निकल, यहाँ क्या कर रखा है, टीचर एजुकेशन आना चाहिए था डी के सामने, टेक्निकल एजुकेशन आना चाहिए था ए के सामने, एआईसीटी के सामने, तब ये बात बनती। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है एआईसीटीई, है ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। जबकि आईसीएसएसआर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया आपसे, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये देखो नाम में ही सोशल साइंस है, तो ये बिल्कुल सही है। एज द नेम सजेस्ट, दिस बॉडी इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग एंड ओवरसीइंग रिसर्च इन वेरियस सोशल साइंस फील्ड। और एनएमसी का फुल फॉर्म देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन, नाम में ही मेडिकल कमीशन है। दिस काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये बेसिकली टीचर एजुकेशन के लिए था। और आरसीआई, दिस इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो स्पेशल होते हैं, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको मॉनिटर, रेगुलेट और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेशन में हो गया, तो इसलिए ये आंसर था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान रखें। ध्यान रखोगे। बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को ये बताओ कैसा लगा ये सेशन, मजा आया हायर एजुकेशन का पढ़ के, सही बताओ मजा आया। अरे मजा आया क्या, चित्त शांत है, अच्छा लगा ना। वेरी, बहुत